कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो अलजेब्रा जो है इसको सबसे पहले हमें मेरे ख्याल से 6th में हम थोड़ा बहुत इसके बारे में 5th में पढ़ चुके हैं कि एक्स और वाई को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये हैं कि अलजेब्रा में कोई भी एक चीज़ जो हमें नहीं दी गई है पहले हम उसको लेट करते हैं। लेट करने का मतलब उसको मानते हैं कि सपोज हम इसको x मान लेते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल आगे आपको दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए। अब सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं। वैसे ये बहुत ही ईजी रहता है लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसको मैं एक्सप्लेन करना पहले। तो ये जो लिखा है 7y, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि y जो है उसकी जगह पर कोई डिजिट, कोई नंबर होगा जिसे हमने अभी y माना है, वो हमें नहीं पता है कौन सा नंबर है। अगर y को हम कोई भी पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर, समझिए हम y को मानेंगे 2 है या 3 है या 4 है, कोई भी नंबर हम मान सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो। अदरवाइज 7y का मतलब होता है कि ये 7 जो है ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। अब अलजेब्रा के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर दो चीज़ों के बीच में, यानी कि एक नंबर है और एक अल्फ़ाबेट है, अगर इनके बीच में कोई सिंबल ना हो तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर बीच में प्लस या माइनस दिया हो तो फिर तो आपको क्लियर ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता 7 + y, सपोज यहाँ पर लिखा गया होता 7 + y, तो हमें पता लग जाता है कि 7 में y को प्लस किया गया। y कोई भी नंबर है, अब वो कौन सा हमें नहीं दिया गया, लेकिन y जो भी है। अगर लिखा जाता 7 - y, तो इसका मतलब 7 में से y को माइनस किया गया है, तो ये भी हमें क्लियर हो जाता है कि प्लस माइनस किया गया है। अगर लिखा जाता कि 7 / y, तो 7 को y से डिवाइड किया जाता है, यानी कि ऐसा लिखा जाता है। लेकिन तो ये तीनों केसेस आपके सामने आ गए कि अगर डिवाइड में होगा तो नीचे आएगा, प्लस में होगा तो प्लस का साइन होगा, माइनस में माइनस का साइन। लेकिन अगर उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो बता रहा है कि 7 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमें बस यही बताना है कि क्या हो रहा है। तो यानी कि y जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स कि y जो है वो जो भी नंबर है, सपोज y को हम 7 लेते हैं, तो 7 × 7 49, तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो y है वो 7 गुना है, 7 टाइम्स y 7 गुना है, यानी कि 7y, और y वहाँ पर 10 लेंगे हम, तो 7 × 10 से 70 हो जाएगा, वट एवर इट इज़। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों नंबर्स दिए गए हैं, तो वैसे तो इनके बीच में भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी 8 × 3 है। ये तो हमारे सामने सीधा सीधा एक नंबर लिखा गया है 83। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 अलग है और 3 ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब 8 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 3 = 24, तो इसका आंसर हमारे सामने रहेगा 24, आती है 24। चलिए आगे देखें कुछ और एग्जांपल्स इसी के। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं, जिनको करके हम इजीली सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं पूरे एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 8 जो आपका दिया गया है, वहाँ पर लिखा गया है इफ़ p = 3 एंड q = 7। यहाँ पर आपको p की वैल्यू दी गई है कि p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 7 है, तो हमें pq फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है pq का मतलब कि pq से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है। इसका मतलब p इज मल्टीप्लाइंग बाय q। तो p की वैल्यू क्या बताइए यहाँ पर 3, तो p की जगह हम लिखेंगे सभी में इसी को रिप्लेस कर रहा हूँ। p को मैंने रिप्लेस किया 3 से, और q जो है उसको रिप्लेस किया 7 से। q का मतलब क्या है उन्होंने बताया 7, तो 3 × 7, हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 21। अब ये मुझे कैसे पता लगा? मुझे पता यहाँ से लगा कि p और q के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसलिए वो मल्टीप्लाई होंगे, और फिर मैंने जो वैल्यू दी गई थी वो उठाकर रख दिया होगा। वैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया एग्जांपल, जैसे कि इंडिकेट दैट x इज टू बी डिवाइडेड बाय y। अब x को y से डिवाइड करना है अपने को, तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर एग्जांपल के अंदर कि x है। अब x को y से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? अलजेब्रा में हम बोलते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि नीचे रख देते हैं, बस जिससे भी डिवाइड करना है उसको नीचे रख दो, तो दैट विल बी x/y। तो x/y मतलब बताता है कि x जो है y से डिवाइड हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे कुछ और इसी के एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से जो भी हम एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप इससे भी थोड़ा आपको आइडिया आ सकता है कि अब एक्सप्रेशन दिया गया है n + 14। अब n + 14 का मतलब है कि n जो है, जो भी नंबर है, सपोज n जो है वॉट एवर नंबर इट इज़, उसमें 14 ऐड किया गया है। तो सपोज n को हम 1 मानेंगे तो 1 + 14 15 हो जाएगा। n - 5, इसका मतलब n में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए। n कोई भी नंबर है उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए n जो है
दैट इज 12n, 12n यानी कि n को 12 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और यहाँ आप देखोगे तो x 4 प्लस वाई या फिर 4 डिवाइडेड बाय वाई है, यहाँ पर 4 प्लस नहीं है, सॉरी, यहाँ पर तो 4 डिवाइडेड बाय वाई और दूसरा दिया गया 4 अपॉन वाई, तो ये दोनों का ही मतलब सेम है। अब इसको वर्बली आपको लिखना कैसे है? सपोज आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, इफ 14 इज एडेड टू n और इफ n प्लस 14 या फिर सम ऑफ n एंड 14 मोर देन n या n इंक्रीज बाय 14, तो ये सब जो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, दीज आर द वर्बल एक्सप्रेशंस, ये वर्बल एक्सप्रेशंस हैं और इन सब का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर एक बार आप फिर से करके देखिए, 14 एडेड टू n, तो मैंने 14 n में ऐड कर दिया, n प्लस 14 यानी कि n के अंदर 14 प्लस किया, सम ऑफ n एंड 14, n एंड 14 का सम मतलब दोनों को ऐड करना, 14 मोर देन n यानी कि n से 14 ज़्यादा, n इंक्रीज बाय 14, तो उसका मतलब भी वही हुआ। तो सब जो कंडीशंस हैं वर्बल एक्सप्रेशन इन सब का मतलब सिमिलर ही है। सेम वे जो आप दूसरा देख रहे हैं n-5, वहाँ भी आपको सबका जो है अलग अलग तरीके से आपको वर्बल एक्सप्रेशंस देखने को मिल जाएंगे। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर कि जो भी कंडीशन दी गई है, आपको ज़रूरी नहीं है कि सिंपली लिखा जाएगा कि n प्लस 14, आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा वर्बल एक्सप्रेशन, तो उस वर्बल एक्सप्रेशन से समझकर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार करना है। अब इस एग्जांपल के द्वारा मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल पे चलते हैं। पहले लिखा गया है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ हाइट h सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हाइट h है। चलिए मैं साथ के साथ नोट भी करते जाते हैं हम। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, सबसे पहले नोट कर दिया कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हाइट हमें मिल गई है h सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ इज़ 4 टाइम्स द हाइट, लेंथ जो है वो हाइट से 4 टाइम्स है, यानी कि हाइट से 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना, 4 गुना मतलब मल्टीप्लाई, तो यानी कि हाइट से 4 गुना है, यानी कि 4h हो गया। एंड ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, और उसकी ब्रेड्थ जो है लेंथ से 6 सेंटीमीटर कम है। लेंथ कितनी है? 4h है, उससे 6 सेंटीमीटर कम है उसकी लेंथ, यानी कि इसमें से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमारी ब्रेड्थ आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो है इस तरह के सम्स वो लाइन टू लाइन, एक मतलब एक के बाद एक स्टेप में करना होता है। तो देखिए, अगर हमें सबसे पहले बॉक्स की हाइट ही नहीं पता है, यहाँ पर उन्होंने दी है h, तो हम बॉक्स की हाइट लिखेंगे h। फिर उन्होंने बोला उसकी जो हाइट है वो लेंथ जो है वो उसकी हाइट से 4 गुना है, यानी कि 4h। फिर लिखा है उसकी ब्रेड्थ जो है वो लेंथ से 6 कम है, तो लेंथ हमारे पास यहाँ मिल गई हमको, उसमें से 6 माइनस कर दिया, तो हमें देखना है कितना होगा। तो यहाँ पर लेंथ क्या है? 4h और ये है 6, तो ये तीनों चीज़ें हमारे सामने आ गई। अब इसको हमने एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑन द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट, अब हमने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया। तो इसी तरह से एक्सप्रेशन हमें बनाने हैं। आगे और एग्जांपल है, देखिए, a इंक्रीज बाय ट्वाइस b, a जो है वो b का ट्वाइस इंक्रीज कर दिया है। a इंक्रीज्ड मतलब वो इंक्रीज यानी कि बढ़ा, तो बढ़ने के लिए हम प्लस करते हैं, तो a प्लस ट्वाइस b यानी कि b का ट्वाइस, तो b का ट्वाइस यानी कि 2b डबल। 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ 30 एंड c, अब यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ 30 एंड c, 30 और c के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 30 माइनस c, 30 माइनस c मतलब डिफरेंस बिटवीन 30 एंड c। 3 टाइम्स मतलब इसका 3 टाइम, यानी कि 30 और c का जो डिफरेंस होगा वो तो इसको माइनस करने पे आ जाएगा, अगर हमें c की वैल्यू पता हो, तो उसका 3 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3। 70 इंक्रीज बाय द कोशेंट ऑफ x एंड y, आगे दिया है 70 इंक्रीज बाय द कोशेंट ऑफ x एंड y, x और y 70 इंक्रीज, यानी कि यहाँ पर x और y को आप डिवाइड करोगे तब आपका कोशेंट आएगा आपके पास, कोशेंट और रिमाइंडर आपको पता है। तो जो कोशेंट आएगा उसमें 70 इंक्रीज यानी कि 70 उसमें ऐड करना है। तो यानी कि ये सब चीज़ें जो वर्बल एक्सप्रेशन हमने ऊपर बॉक्स में किया वो आपको पता होना चाहिए। लेंथ इन सेंटीमीटर्स दैट इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन वाई मीटर्स, अब उन्होंने बोला है कि लेंथ इन सेंटीमीटर्स दैट इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन वाई, वाई से 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, ठीक है। एंड लेंथ इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे? y को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है सेंटीमीटर में होता है जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि लेंथ इन सेंटीमीटर्स दैट इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन y मीटर्स। तो y मीटर में है, y मीटर में है, लेकिन हमें सेंटीमीटर में बताना है, तो y मीटर में है यानी कि y से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो हम इसको y प्लस 14 भी लिख सकते हैं, y प्लस 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन
उन्होंने 4 सेंटीमीटर बोला। अगर यहाँ पर हम y लिखेंगे और y मीटर में है तो उसके अंदर 4 ऐड कर रहे हैं, तो मतलब मीटर ऐड हो रहा है, तो y के साथ 4 ऐड करेंगे तो y + 4 मीटर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है, इन्होंने बोला है कि सेंटीमीटर में, इसलिए हमने क्या किया, पहले 100y ले लिया। 100y मतलब y जो है वो सेंटीमीटर में आ गया है और उसमें 4 सेंटीमीटर हमने ऐड कर दिए। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। आगे देखते हैं, चलिए। यहाँ एक्सरसाइज दी गई, देखिए यहाँ पर राइट द लेंथ ऑफ दिस नाइफ। अब इसकी लेंथ की बात की जाए, मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर नहीं है पिक्चर, आई डोंट, इट इज़ रिटन ए सेंटीमीटर, राइट, दिखाई दिया अभी थोड़ा, दिस इज ए सेंटीमीटर और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो राइट द लेंथ ऑफ द नाइफ। नाइफ की लेंथ कैसे बताएंगे हम, ये 5 सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, यानी कि 5 + a या a + 5, इट्स ऑल क्लियर। राइट द लेंथ ऑफ द स्क्रू, ये है y सेंटीमीटर, ये है x, तो x + y। तो इस तरीके से जो बाकी सम्स हैं वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि सबकी लेंथ आपको बतानी है, तो ये सब आप अपने तरीके से बता सकते हैं। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, राइट द लेंथ ऑफ द हैंडल। हैंडल की लेंथ बतानी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने बताया p सेंटीमीटर, कितना है ये, p सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक यानी कि पूरी इसकी लेंथ है वो है p सेंटीमीटर, तो ये p है पूरा, और हमें उन्होंने बताया कि इतना सिर्फ जो है ये q है। तो अगर हम पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो हैंडल की लेंथ मिल जाएगी हमें, यानी कि p - q, तो p - q कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। वैसे ही दूसरा सम भी करना है, राइट द लेंथ ऑफ द बैरल। अब यहाँ पर देखिए पूरा जो है वो है m सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो है n सेंटीमीटर। तो अगर हम पूरे में से n सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो हमें ये बैरल यानी कि इसकी आगे नाली की जो लेंथ है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राइट द टोटल लेंथ ऑफ दीज 4 स्क्रूज। टोटल लेंथ बतानी है, तो आप देख रहे हैं चारों स्क्रू जो है सेम लेंथ वाले हैं, पहले का टी, दूसरे का टी, तीसरे का टी, चौथे का टी, तो चारों की लेंथ हमें बतानी है। तो हम बोल सकते हैं 4t, या फिर t + t + t + t करेंगे तो भी 4t ही आंसर आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 4t, क्योंकि चारों की लेंथ सेम है और t ही है, तो t को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वे यहाँ पर जो दिया गया है d सेंटीमीटर दोनों जगह, तो हम लिख सकते हैं 2d। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, राइट द कॉस्ट ऑफ ईच टॉफ़ी। अब 4 टॉफ़ियाँ हैं, चारों कितने पैसे की हैं इन्होंने, x पैसे हैं, राइट द कॉस्ट ऑफ ईच टॉफ़ी, तो यानी कि चारों टॉफ़ियों का है x पैसा, तो एक का कितना होगा, x / 4, तो x को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक टॉफ़ी का रुपया मिल जाएगा, कितना है। फिफ्थ सम देखते हैं, राइट ईच वर्बल एक्सप्रेशन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 मोर देन t, t से 3 ज़्यादा यानी कि t + 3। दूसरा है c लेस d, c लेस d, d में से c लेस यानी कि d - c। y इंक्रीज बाय 6 यानी कि y + 6। फोर्थ सम मुझे क्लियर नहीं है यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो फिफ्थ वाला देख लेते हैं, 5 टाइम्स x, x का 5 टाइम्स यानी कि 5x। हम देखते हैं एट्थ वाला भी, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड q, 3 और q का प्रोडक्ट क्या होगा, 3q, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3q यानी कि मल्टीप्लाई। नाइन्थ है द क्वोशंट ऑफ y एंड 10, y और 10 का क्वोशंट, y और 10 का क्वोशंट। क्वोशंट कैसे आएगा, y / 10, y को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा क्वोशंट इसका। और 2 लेस देन m, m से 2 कम यानी कि m - 2। लास्ट इसका 6 सम जो है वो भी इसी प्रकार का है। अब इसके हमें वर्बल एक्सप्रेशंस देने हैं, जैसे कि वर्बल एक्सप्रेशन दिए हैं, हमें इनको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है। 5 मोर देन 3 टाइम्स p, 3 टाइम्स p करेंगे पहले, 3p हो गया, 3 टाइम्स p मतलब p का 3 गुना है 3p। 5 मोर देन, उसमें भी 5 मोर यानी कि 3p + 5, 3p + 5। दूसरा है 1 लेस देन 6 टाइम्स n, 6 टाइम्स n मतलब 6n, उसमें से एक कम, लेस देन बोला है तो -1, तो 6n - 1। इसका 7th सम देखते हैं, b डिक्रीज बाय 1/2 c, b को डिक्रीज करना है 1/2 c, c कितना है अपना 1/2 यानी कि c / 2, 1/2 यानी कि c का हाफ। c का हाफ कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ उसका हाफ करना है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, c हाफ 1/2 c, तो c का हाफ करना है यानी कि c/2। b डिक्रीज बाय 1/2 c, 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि c/2 इंटू b, तो b उसका डिक्रीज हो जाएगा कितना,
1/2 C. 15 मोर देन द क्वोशंट ऑफ D एंड 5. 15 मोर देन क्वोशंट ऑफ D एंड 5. D और 5 को क्वोशंट निकालिए, D अपॉन 5 हो गया. 15 मोर प्लस 5 कर दी, प्लस 15 कर दीजिए, दैट्स ऑल. अभी जो 7th वाला क्वेश्चन है इसका, ये आप खुद ट्राई करेंगे, और बाकी सम्स जो है वो भी ट्राई करिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे बात करिए. 7th क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है अभी. एक्सप्रेस द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब राजा, एक क्वेश्चन मैं इसका चलिए करवा देता हूँ. राजा इज 10 ईयर्स ओल्डर टू रवि. राजा रवि से 10 साल बड़ा है. इफ रवीज एज इज x ईयर्स, व्हाट इज राजाज एज. तो रवि की एज x साल की है, तो राजा की एज कितनी है. तो पहले तो दोनों के बीच में आपको पता है कि रवि की एज उन्होंने बताई x ईयर्स है, तो रवि अगर x साल का है तो राजा कितना होगा, उससे 10 साल बड़ा है. तो राजा उससे 10 साल बड़ा है, तो राजा कितना होगा, x प्लस 10, क्योंकि रवि की एज उन्होंने x दे दी है, तो राजा जो है उससे 10 साल बड़ा है, उसका होगा x प्लस 10. तो हमें राजा की एज बतानी है, तो राजा की एज हमने बता दी x प्लस 10. तो इसी तरीके से आपको ये सारे सम सॉल्व कर लेने हैं.